हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दो प्रोविजंस देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट के। पहला है हाउस रेंट अलाउंस जो धारा 10(13)A में है, और दूसरा हम देखेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड अंडर सेक्शन 80(G). ये दो बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस बातों पर। कुछ हम इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे और कुछ हम कुछ सिचुएशंस लेकर, कुछ क्वेश्चंस लेकर देखेंगे, इलस्ट्रेशंस लेकर देखेंगे, तो जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला हम समझते हैं यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि जब हम कहीं नौकरी कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता मिलता है, बाकी और भत्ते हमें मिलते हैं, उसमें एक मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। ये धारा 10(13)A में है। इसके बारे में देखिए क्या लिख रहा है। जो सैलरीड एम्प्लॉइज हु रिसीव हाउस रेंट अलाउंस एज अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड मेक पेमेंट टुवर्ड्स रेंट कैन क्लेम HRA एग्जेम्पशन टू रिड्यूस देयर टैक्सेबल सैलरी होली और पार्शियली। कहने का मतलब यह है कि जो अलाउंसेस हमें मिल रहे हैं ये टैक्सेबल होते हैं, इन पे हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा छूट मिल जाती है हमें। उसमें ही एक ये हाउस रेंट अलाउंस है, जिसमें सिचुएशन के हिसाब से या तो पूरा छूट मिल जाएगी हमें या कुछ हिस्सा इसमें से छूट मिल सकता है, जिससे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। तो ये अलाउंसेस जो होते हैं, ये घर किराए पर अगर आप रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं, तो उसमें जो हम किराया देते हैं और हमें कंपनी की तरफ से कुछ पैसा मिलता है किराया चुकाने के लिए, कह लीजिए आप, तो हमें जो किराया चुकाने के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल है। लेकिन कुछ सिचुएशन में हम उसमें छूट पा सकते हैं। वो छूट कैसे प्राप्त हम कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपको छूट लेनी है, कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। पहली कि जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वो एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहा है उसने वो ऑक्यूपाई कर रखा है और उसमें रहने के बदले में वो किराया मकान मालिक को देता है। ये पहला पॉइंट है। द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय एंड द रेंट शुड बी एक्चुअली बीन पेड बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने किराया चुकाया हो और वो उस किराए के मकान में रहता है। ये पहला पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल। दूसरा, द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर विच द रेंट इज पेड शुड नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉय सोलिली ऑल इन जॉइंट नेम्स। यानी किसी भी तरह से जिस किराए के मकान में वो रह रहे हैं उस मकान का स्वामित्व ओनर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, चाहे जॉइंट में नाम हो या अकेले में नाम हो, नाम नहीं होना चाहिए मकान एम्प्लॉय के नाम पे। यानी कि मकान वो किसी और का है और उसमें जो एम्प्लॉय है वो किराए पर रहता है। फिर बात आती है कि हाउस रेंट अलाउंस का इंट्रोडक्शन है ये, कि ये अलाउंस हमें ग्रांट होता है असेसी। असेसी का मतलब जो है इनकम टैक्स पे करते हैं उनको हम असेसी कहते हैं। तो एम्प्लॉयर की तरफ से जो किराया, जो अलाउंस हमें ये मिल रहा है टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम। जो मैंने आपको बताया कि एक तरीके से कह लीजिए कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो एम्प्लॉयर की तरफ से उस किराए का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर की तरफ से हमें दिया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये अलाउंसेस मिलते हैं और ये अलाउंसेस हर शहर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। बड़े शहरों में ये अलाउंस ज्यादा होता है, छोटे शहरों में ये किराया हाउस रेंट अलाउंस कम मिलता है। HRA जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि छूट मिल जाती है, कुछ हिस्सा उसका छूट जाता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए कितना हिस्सा हमें छूटेगा, ये रूल 2A में प्रिस्क्राइब करा गया है। यहाँ पर देखेंगे आप A, B और C 3 पॉइंट दे रखे हैं। इन 3 पॉइंट में जो सबसे कम अमाउंट बैठेगा वो उतना हिस्सा इसमें से छूट आपको मिल जाएगी। पहला A पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, जितना हमें प्राप्त हुआ वो वाला अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। B पॉइंट में देखेंगे हम रेंट पेड में से 10% अपनी सैलरी का, वेतन का 10% हम रेंट पेड में से घटा देंगे। तो रेंट जितना हमने पे करा पूरे वर्ष में या जितने महीने भी आप किराए पर रहे, उस रेंट पेड में से 10% सैलरी को घटा दिया जाएगा, वो अमाउंट लिख दिया जाएगा। तीसरा, सी में 2 पॉइंट है।
अगर आप अकोमोडेशन आपका, अगर आप मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में रहते हैं तो हम अमाउंट लेंगे 50%, वेतन का 50%। लेकिन अगर इन 4 शहरों के अलावा कहीं और रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं और रहते हैं, इन 4 शहरों को छोड़कर, तो हम 40% वेतन का अमाउंट लिखेंगे। यानी सी में 2 में से 1 और 2 में से एक पॉइंट ही हम लेंगे। अगर आप मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में रहते हैं तो 50% सैलरी का, अगर आप इन चारों शहरों को छोड़कर बाकी जगह पर रहते हैं तो 40% सैलरी का लेंगे। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट्स को निकाल लेंगे। 3 में जो सबसे कम अमाउंट आएगा उतना हिस्सा हाउस रेंट अलाउंस का आपका छूट जाएगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब देखिए यहां पर आता है 10% सैलरी जो लिखा हुआ है। अब सैलरी का मतलब क्या होगा? सैलरी में तो बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, पर्क्स होते हैं, कमीशन, वेतन, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, बेसिक पे होती है। तो सैलरी का मतलब क्या होता है? यहां पर हाउस रेंट की कैलकुलेशन, हाउस रेंट अलाउंस की ये छूट प्राप्त करने के लिए वो हम देखते हैं। तो देखिए पॉइंट 1 में लिख रहा है सैलरी का यहां पे मतलब होगा बेसिक पे, जो बेसिक पे होता है, प्लस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है वो डियरनेस अलाउंस आपका मिलेगा, प्लस कमीशन मिलेगा। अगर आपका काम मार्केटिंग का है, उसमें आपको सेल करनी होती है कि भाई इतने प्रतिशत आपको सेल करनी है, कि आपको ये सेल करनी है, उस पर कुछ प्रतिशत आपको कमीशन मिलेगा। तो अगर परसेंटेज में अगर कमीशन मिलता है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो वो भी हम यहां पर ऐड करेंगे। तो 3 पॉइंट यहां पर हम सैलरी में ऐड करेंगे, इस वेतन में ऐड करेंगे। बेसिक आपका डीए, और अगर कमीशन मिलता है वो भी फिक्स्ड परसेंटेज पर। अगर फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है तो नहीं माना जाएगा। हम कहें कि आपको 10,000 रुपए कमीशन मिलता है तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे कमीशन वही आएगा जो आपको अगर मिलता है कि आपने जितनी सेल करी उस पर हम आपको कुछ कमीशन कंपनी देती है। मान लीजिए आपने 1 लाख की सेल करी, उस पर 15% कमीशन दे रही है, तो जो 15% है वो यहां पर लिखा जाएगा। तो इन 3 पॉइंट्स को जोड़ेंगे, वो सैलरी माना जाएगा और उसके हिसाब से हम हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन वहां पे करेंगे छूट प्राप्त करने के लिए। ये सेकंड पॉइंट में नोट है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सैलरी ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटेड अकोमोडेशन इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय विल नॉट बी इंक्लूडेड। अगर आपने 8 महीने किराए के मकान में रहे तो हम 8 महीने की ही सैलरी मानेंगे, पूरे वर्ष की सैलरी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप 5 महीने किराए पर रहे तो हम केवल 5 महीने की ही कैलकुलेशन यहां पर करेंगे, 5 महीने का ही वेतन यहां पर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है हाउस रेंट अलाउंस में हमें छूट तो मिलेगी, लेकिन ये देखिए कुछ कंडीशन थर्ड पॉइंट में दे रखी हैं कि यहाँ पे पूरा अमाउंट पे आपको टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप देखिए पॉइंट लिख रहा है इन केस एन एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओन हाउस एंड इज गेटिंग एचआरए। आपको एचआरए एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, लेकिन आप अपने ही घर में रहते हैं। तो जब आप अपने घर में ही रहते हैं तो कोई किराया आप नहीं चुकाते, कोई किराया किसी को नहीं दे रहे हैं, तो पूरा एचआरए आपका बच रहा है। तो यहां पर आपको कोई छूट एचआरए में नहीं मिलेगी। दूसरा, लिविंग इन अ हाउस फॉर विच ही इज नॉट पेइंग एनी रेंट, यानी कि आप या तो अपना घर है, अगर अपना घर नहीं है तो आप ऐसे घर में कहीं रह, आप कोई किराया नहीं देते। जैसे हम किसी शहर में चले गए, हमारी कहीं नौकरी लग गई, हम शहर में चले गए, वहां पर हमारी सिस्टर रहती है, हमारी कोई अंकल रहते हैं, हमारी कोई मौसी रहती है, कोई भी रहता हो, तो हम उनके घर में रह रहे हैं फ्री में, रिश्तेदार हैं, वो हमसे कोई किराया नहीं लेते। तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी छूट यहां पर एचआरए में नहीं प्राप्त होगी। आपको पूरा एचआरए पे ही आपका इनकम टैक्स आपको देना। तो इस कंडीशन में फुल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड इज टैक्सेबल। एक ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक सर्कुलर आया था 10 अक्टूबर 2013 में। उसमें ये कहते हैं कि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और पूरे वर्ष में आप 1 लाख से ज्यादा अगर आप किराया चुकाते हैं, तो किराए को क्या करना है, उसको एम्प्लॉयर को, क्योंकि छूट लेनी है तो अपने एम्प्लॉयर को पैन नंबर देना पड़ेगा मकान मालिक का पैन कार्ड यानी पैन नंबर आपको अपने एम्प्लॉयर को, अपने मालिक को देना पड़ेगा, तभी ये छूट आपको प्राप्त होगी।
क्योंकि फॉर्म 16 जो आपको मिलता है उसमें आपको वो छूट प्राप्त होगी, लेकिन वो तभी प्राप्त होगी अगर 1 लाख से ज्यादा अगर आप ब्याज कह रहा हूं, अगर आप एक वर्ष में आप 1 लाख से ज्यादा किराया चुकाते हैं तो मकान मालिक का पैन कार्ड अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। 1 लाख से कम है तो कोई ये जरूरी नहीं है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा किराया चुकाते हैं तो पैन की कॉपी, पैन नंबर एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। यहां पर एक बात और ध्यान में देनी है, पिछले वर्ष 2020-21 में हमारी वित्त मंत्री ने नया टैक्स रिजाइम घोषित किया था जिसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी कि उसमें डिडक्शंस अलाउ नहीं थे, केवल इनकम ही टैक्सेबल थी पूरी, और उसमें टैक्स रेट कुछ कम कर दिए गए थे। तो वो जो न्यू टैक्स रिजाइम था उसमें बहुत सारी छूटों को खत्म कर दिया गया था, कोई छूट उसमें नहीं मिलेगी, केवल इनकम पे आपको टैक्स देना है। तो ऐसे अगर आप नया टैक्स रिजाइम चूज करते हैं, नया सिस्टम चूज करते हैं, नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस की छूट आपको नहीं प्राप्त होगी। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि आपको छूट चाहिए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स लाइक रेंट रिसीप्ट्स। भैया आप कितना किराया दे रहे हैं उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। हम ऐसी तो मान नहीं लेंगे कि आप 2000 रुपए किराए पर हैं कि 5000 रुपए किराए पर हैं, तो आपको रेंट रिसीप्ट, मकान मालिक रिसीप्ट देगा आपको कि उसने किराया प्राप्त करा है, तो वो रेंट रिसीप्ट्स है। रेंट का एग्रीमेंट भी बनवाया जाता है, अब तो कंपलसरी हो गया है ज्यादातर कि आपको जब किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको किरायानामा भी बनवाना है। ये दोनों चीजें, रेंट रिसीप्ट और रेंट एग्रीमेंट, अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा। अगर, और जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया दे रहे हैं तो आपको मकान मालिक का पैन नंबर भी एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, और ये सब चीजें देंगे तभी आपको ये छूट प्राप्त होगी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये छूट हमें प्राप्त होगी। अभी तो हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा, कुछ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस करके देखते हैं कि कौन सी इनकम पे हमें छूट मिलेगी और किस तरह से एचआरए का छूट हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम अब देखते हैं। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं जिससे कि थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम एचआरए का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए विच शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम, कि इनकम में कितना एचआरए इंक्लूड करा जाए। मिल तो हमें ज़्यादा रहा है लेकिन हमें कितना इसमें इंक्लूड करना है वो देखना है। यहाँ पर देखिए इनको बेसिक पे मिलती है 20,000 रुपये महीना। डियरनेस पे, जो डियरनेस अलाउंस होता है, अगर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उसे हम डियरनेस पे भी कहते हैं, वो 10% ऑफ बेसिक पे है। कमीशन मिलता है बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर रुपीज़ 1,20,000 का इन्हें कमीशन मिलता है। एचआरए प्राप्त हुआ है ना 5,000 रुपये पर मंथ। एक्चुअल रेंट, क्योंकि किराए पर रहते हैं तो एक्चुअल रेंट पे करा है इन्होंने 4,000 रुपये महीना, और ये आगरा में इनका घर है, ये जहाँ पर ये रहते हैं। तो अब हमें देखना है कि जो एचआरए इनको 5,000 रुपये महीना, यानी कि पूरे वर्ष में इन्हें मिले 60,000 रुपये महीने साल के, 5,000 गुणा 12, 60,000 मिले, तो 60,000 पूरे टैक्सेबल होंगे या उसमें कुछ इनको छूट मिल सकती है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी बेसिक पे टोटल सैलरी कितनी बैठ रही है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एचआरए का एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सैलरी जो होती है उसमें हम बेसिक पे लेते हैं जो 20,000 रुपये महीना है, तो 20,000 गुणा 12 तो 2,40,000, तो ये हो गई। फिर डियरनेस पे मिलता है ना 10%, तो 10% 2,40,000 का निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 24,000 रुपये महीना। इसके बाद इनको मिलता है कमीशन। कमीशन आप देखेंगे तो इनको मिल रहा है 1,20,000 रुपये। ये 3 आइटम हम इंक्लूड करते हैं सैलरी पर्पस के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 3,84,000, ये सैलरी मानी जाएगी। अब जो एग्जेम्पशन मिलता है, इसको जो क्वेश्चन है इसको आप पहले कॉपी कर लें तो आसानी रहती है कैलकुलेट करने में। अब हम देखेंगे
कि HRA कितनी छूट मिलेगी, तो लीस्ट जो कम होता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। जैसे पहला पॉइंट HRA रिसीव्ड, जितना इन्हें HRA रिसीव्ड हुआ वो देख लेते हैं कितना प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,000 रुपये महीना, तो 5,000 गुणा 12, तो ये हो गया 60,000 रुपीज़। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं रेंट पेड, कितना रेंट पे करा, माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये सेकंड पॉइंट है। तो रेंट पेड क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट पेड है 4,000 रुपये महीना, तो गुणा 12 करेंगे तो 48,000 आ गया। 10% ऑफ सैलरी, जो सैलरी हमने 384 निकाली है, इसका 10% लेंगे हम 38400, तो ये वैल्यू आएगी 9,600 रुपये। और तीसरा पॉइंट है, क्योंकि ये आगरा में इनका अभी रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लेते हैं 40% ऑफ सैलरी। जो मेट्रोज़ हैं 4, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास जिसे चेन्नई कहते हैं, और कोलकाता, यहाँ पर हम 50% लेते हैं सैलरी का, लेकिन बाकी जगह पर हम 40% लेंगे। तो 40% ऑफ सैलरी, तो 40% निकाल लीजिए। 3,84,000 रुपये हमारी सैलरी थी, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये आ गया 1,53,600। ये 3 आइटम आ गए। अब इन तीनों में से जो HRA एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट अमाउंट हमारा कितना होगा, जो तीनों में से कम आया। एग्जेम्प्ट अमाउंट देखिए, तीनों में सबसे कम है ये 9,600, तो ये 9,600 तो छूट गए, एग्जेम्प्ट हो गए। टैक्सेबल HRA कितना होगा, टैक्सेबल HRA यानी कि जितना HRA प्राप्त हुआ, HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट अमाउंट, जो एग्जेम्प्ट हो गया। तो HRA प्राप्त हुआ था इन्हें 60,000 रुपये, एग्जेम्प्ट कितना हो रहा है 9,600, तो 50,400 रुपये जो बचे वो टैक्सेबल माने जाएंगे। तो 60,000 में से इनको 9,600 की छूट मिल गई और 50,400 इनके टैक्सेबल हो जाएंगे। तो कितना आसान है देखिए HRA की कैलकुलेशन करना कि कितना एग्जेम्प्ट हो सकता है और कितना हमारा टैक्सेबल होगा, क्योंकि HRA पार्शियली टैक्सेबल माना जाता है कि कुछ हिस्सा हमारा छूट जाता है, कुछ हिस्से पर ही टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, एक आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक तो और ये देखिए, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर भी वैसे ही देखिए HRA अमाउंट निकालना है कि कितना उसमें इंक्लूड होना चाहिए इनकम में। यहाँ पे देखिए बेसिक पे 30,000 रुपये महीना है, डियरनेस अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे है। अब यहाँ पे देखिए डियरनेस अलाउंस जो होता है वो हम लेते हैं अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है तो इसको हम नहीं लेंगे। HRA 5,000 रुपये महीना मिलते हैं, एक्चुअल रेंट ये 7,000 रुपये महीना देते हैं, हाउस मथुरा में है। तो पहले सैलरी निकाल लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ HRA। सैलरी में केवल बेसिक पे आएगा यहाँ पर, तो 30,000 गुणा 12, तो ये हो गया 3,60,000 रुपये। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं लेंगे। फिर अब HRA का एग्जाम्पशन निकालना है, तो हम वही लिखते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। पहला HRA रिसीव्ड, जितना भी HRA प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हुआ 7,000, एक्चुअल नहीं, ये है HRA 5,000 रुपये महीना, तो ये हो गया 5,000 गुणा 12, 60,000 रुपये। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड ये देते हैं 7,000 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 7,000 84,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, 3,60,000 का 10% आएगा 36,000 रुपये, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 48,000। क्योंकि ये मथुरा में है तो हम लेंगे 40% ऑफ सैलरी। ये 3 पॉइंट हमें देखने पड़ते हैं, तो 40% ऑफ 3,60,000
तो ये आ जाएंगे आपके 1,44,000 रुपये। 3 पॉइंट आ गए। अब तीनों में जो सबसे कम है 48,000 सबसे कम है, ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट हो गया इनका ₹48,000। तो टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट रिसीव्ड देखिए कितना मिला था हमें, जो मिले थे 60,000 रुपये, और माइनस कर दो इसमें एग्जेम्प्ट अमाउंट, छूट हमें मिल रही है कितनी? 48,000। तो बैलेंस बच गया 12,000 रुपये। तो 12,000 हमारा टैक्सेबल निकल कर आ गया, टैक्सेबल HRA। यानी कि 60,000 रुपये जो प्राप्त हुए इनको HRA के, उसमें से इनको 48,000 की छूट मिल गई और 12,000 पर ही इनको टैक्स देना है। तो देखिए कितना फ़ायदा हो जाता है। अगर हमें कैलकुलेशन आती है तो हमें 60,000 की पे टैक्स ना देकर केवल 12,000 रुपये पर ही हमें इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। चलिए और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसे भी देखें आप। बेसिक पे 20,000 रुपये पर मंथ है। डीए जो है वो 10% बेसिक पे। यहाँ पे भी डीए क्लियर नहीं है कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। HRA 2,000 रुपये महीना मिलता है। एक्चुअल रेंट पेड बाई द SSC ये 5,000 रुपये पर मंथ देते हैं। हाउस दिल्ली में है, ठीक है। तो पहले सैलरी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर भी केवल बेसिक पे ही लेंगे। 20,000 रुपये महीना है, तो 20,000 इंटू 12 2,40,000। डीए नहीं लेंगे इसमें, तो यही बेसिक पे रहेगी जो सैलरी मानी जाएगी HRA की कैलकुलेशन करने के लिए। अब हम फिर वही 3 पॉइंट देखते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। 3 पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट HRA रिसीव्ड, कितना HRA प्राप्त हुआ? यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन में 2,000 रुपये महीना, तो 2,000 इंटू 12 तो हो गया 24,000 रुपीज़। दूसरा पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड है, यहाँ पे देखें आप, तो रेंट पेड क्वेश्चन में लिख रहा है 5,000 रुपये महीना देते हैं ये, तो 60,000 हो गया पूरे वर्ष का। 10% ऑफ सैलरी 2,40,000 का 10% हो गया 24,000 रुपये। तो बैलेंस बचा 36,000 रुपीज़। तीसरा पॉइंट है 50%। यहाँ पे देखिए हम 50% लेंगे। दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में हम 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो 50% ऑफ 2,40,000 रुपये डिवाइडेड बाई 100, तो यह आया 1,20,000 रुपीज़। तीनों में देखेंगे सबसे कम कौन सा अमाउंट है? 24,000, और 24,000 ही प्राप्त हुए हैं, तो जो सबसे कम होता है वही एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना रहेगा? जो तीनों में से कम है 24,000। तो टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट रिसीव्ड हुए हैं इन्हें 24,000, और एग्जेम्प्ट अमाउंट हो गया, ये भी एग्जेम्प्ट भी तीनों में 24,000 ही आया है। तो 24 ही मिले, 24 ही छूट मिल गई, तो आपको टैक्स देना है 0 पर, यानी कोई टैक्स आपको नहीं देना है HRA की वैल्यू पर। तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया यहाँ पर नील। तो देखिए अगर हमें कैलकुलेशन आती है तो हमें 24,000 रुपये पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और हम इस तरह से अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन थे, जो हमने 3 एग्जाम्पल देखे, वो एक ही कंपनी है कि यानी एक ही जगह पे आदमी काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप वर्ष में 1 या 2 कंपनी बदल देते हैं, तो हम उसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके पहले आप इसको लिख लीजिए, जिससे कि जब हम इसको सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें, तो आपके पास वो क्वेश्चन हो। तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए मिस्टर ए जो हैं वो प्रयागराज में रहते हैं, और इनको ये सब इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं।
ये 3 कंपनी बदल चुके हैं, 3 कंपनी में काम कर चुके हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में 6 मंथ्स काम करा, उसका बेसिक पे दे रखा है, डीआरएस पे दे रखा है और एचआरए कितना मिला वो लिख रहा है। वाई लिमिटेड में 4 महीने काम करा, 4,000 रुपये महीना मिलते थे, डीआरएस अलाउंस मिलता था, कमीशन भी मिलता है और एचआरए भी ना 2,500 रुपये महीना वहाँ पे मिला इस कंपनी से। जेड लिमिटेड जो है वहाँ पे उन्होंने 2 महीने काम करा, 8,000 रुपये सैलरी मिलती है, डीआरएस अलाउंस भी मिलता है, एचआरए इनको 3,000 रुपये महीना मिलता है और ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लिव्ड इन हिज ओन हाउस। जब जेड में नौकरी कर रहे थे तो ये अपने घर में रहे, यानी किराए के मकान में नहीं रहे इन्होंने, क्योंकि बाकी 6 और 4 10 महीने ये किराए के मकान में रहे, इसलिए इन्होंने किराए के 3,000 रुपये प्रति मंथ इन्होंने पर मंथ हाउस रेंट दिया है, एक्सेप्ट 2 मंथ्स, 2 महीने छोड़कर, लास्ट वाले में 2 महीने छोड़कर जहाँ पे वो अपने घर में ही रहे, तो 10 महीने ये किराए पर रहे हैं। तो हमें टैक्सेबल अमाउंट निकालना है कि एचआरए का जो भी इन्हें मिला उसमें कितने पे टैक्स देना है और कितना इन्हें छूट मिल जाएगी। तो 3 कंपनियों की कैलकुलेशन है। तो हम क्या करें, हेडिंग डाल लेते हैं, अच्छा लगता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। देखिए तीनों कंपनी है तो तीनों का एक चार्ट बना लेते हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। तो इससे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले इनकी बेसिक पे देख लेते हैं, तीनों की बेसिक पे कितनी दे रखी है। क्वेश्चन आपके पास देखिए होना चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे करने में बड़ी परेशानी होती है। देखिए एक्स लिमिटेड से इन्होंने 6 महीने के 3,000 से गुणा करेंगे तो 18,000 हो जाएंगे। वाई में 4 मंथ्स को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 की सैलरी हो जाएगी। जेड से 2 महीने इंटू 8,000 करेंगे तो 16,000 सैलरी हो जाएगी इनकी बेसिक पे। तो वो लिख लेते हैं तीनों में 18,000 ये 6 महीने के लिए, 4 महीने में इनको मिले 16,000 और 2 महीने के हिसाब से 16,000। फिर इन्हें डियरनेस पे मिला है, डियरनेस पे तो इसमें हम अब डियरनेस पे ले रहे हैं। डियरनेस पे है क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 250 रुपये महीना है, तो 6 महीने के हो गए आपके 1,500। यहाँ पर डियरनेस पे नहीं है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो डियरनेस अलाउंस है क्वेश्चंस में, इसमें वाई और जेड कंपनी में, लेकिन डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसलिए हम इनको नहीं लेंगे कहीं। तो केवल हमारा, और कमीशन अगर है तो हम कमीशन भी लेंगे। तो कमीशन एक कंपनी से इनको मिलता है, कमीशन मिलता है 5%, सेल है 1 लाख की, 5% इन्हें कमीशन मिलता है, तो 5,000 रुपये इनको कमीशन मिलता है वाई कंपनी से। तो ये जो है ये आपकी सैलरी मान ली जाएगी कैलकुलेशन करने के लिए। इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 19,500, ये 21,000 और ये 16,000। ये हो गई सैलरी फॉर द पर्पस, जो हमारा पर्पस है। तो ये तो अलग चीज़ हो गई। अब हमें फिर वही देखना है, रेंट जो पे करते हैं वो भी देख लेते हैं। रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, ये रेंट पे करते हैं। पहली वाली कंपनी में जब नौकरी करते तो 1,000 रुपये महीना ये किराया देते थे, नहीं 3,000 रुपये महीना ये किराए पर रहते हैं। तो 3,000 6 महीने के लिए तो 18,000, 3,000 रुपये पर मंथ है इनका जो ये किराया देते हैं। तो 18,000 हो गया 6 महीने का, 4 महीने का हो गया 12,000 और यहाँ पे ये कोई किराया नहीं देते हैं क्योंकि इनका अपना घर में ये रह रहे हैं। ये भी बंद कर देते हैं। अब हमें देखना है कि कितना छूट मिलेगी, तो फिर वैसे हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। तो पहला 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एचआरए रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ इन्हें एचआरए वो लिख लेते हैं। तो पहली कंपनी में इनको 1,000 रुपये महीना मिलते थे, तो 6 महीने के 6,000। दूसरी कंपनी में इनको 2,500 रुपये महीना मिलते थे, तो 4 महीने के हो गए 10,000।
और तीसरी कंपनी में इनको मिलते हैं 3,000 रुपये महीना, तो 2 महीने के हो गए 6,000। दूसरा पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेंट पेड ये 18,000 रुपये पे कर रहे हैं माइनस 10%, 10% इसका निकालेंगे हम तो ये बैठेगा 1950, यानी कि 18,000 माइनस 1950 तो ये आएगा 16,050 रुपये। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे रेंट पेड है 12,000 माइनस 10% इसका निकालेंगे तो 2,100 और ये हो गया आपका 9,900 बचा। यहाँ पे रेंट पेड ये कुछ नहीं करते तो इसलिए नील हो गया यहाँ पर, क्योंकि रेंट पेड ही नहीं है तो माइनस क्या करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा एक तरीके से, तो ये नील हो गया क्योंकि ये अपने घर में ही रहते हैं। तीसरा पॉइंट है इनका 40% ऑफ सैलरी हम लेते हैं, तो ये जो सैलरी है 19,500, 21,000 और 16,000 इसका हम 40% लेंगे। इसका 40% ये आएगा 7,800। 21,000 का 40% लेंगे 8,400। 16,000 का 40% लेंगे 6,400। तीनों पॉइंट आ गए। तीनों में हम जो सबसे कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें देखें आप तीनों में ये 6,000 कम है, इसमें 8,400 कम है, इसमें ये नील कम है। तो जो तीनों में से जो सबसे कम है वो उतना अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट हो गया। 6,000 यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गया, 8,400 यहाँ एग्जेम्प्ट हो गया, नील यहाँ पे एग्जेम्प्ट यानी कोई एग्जेम्प्ट नहीं हुआ। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना बचेगा? टैक्सेबल मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे निकालेंगे। अमाउंट रिसीव्ड 6,000 प्राप्त हुए, 6,000 ही एग्जेम्प्ट हो गए तो कोई टैक्स नहीं देना आपको, नील हो गया। इसमें 10,000 प्राप्त हुए लेकिन छूट मिलेगी 8,400 की, तो 1,600 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिले 6,000 लेकिन छूट कितनी मिली? 0, तो 6,000 में से 0 गए तो 6,000 बचे। तो यानी कि इस कंपनी में रहते हुए इन्हें 1,600 का पे इनको टैक्स पड़ेगा एचआरए पर, टैक्सेबल एचआरए माना जाएगा। जेड कंपनी में इनको 6,000 रुपये की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 6,000 एचआरए टैक्सेबल माना जाएगा। तो टोटल एचआरए अगर आप देखें तो 6,000 और एक 7,600, तो 7,600 रुपये पूरे वर्ष में एचआरए इनके ऊपर टैक्सेबल रहेगा। ठीक, फिर भी देखिएगा इसको, क्वेश्चन को दोबारा करके, ना आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। देखिए, पढ़ लें, देखिए क्वेश्चन को। ये मिस्टर बी हैं जो ABC लिमिटेड में दिल्ली में काम कर रहे थे अप टू 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक इन्होंने काम करा, वहाँ पे बेसिक सैलरी मिलती थी, DA मिलता था, एचआरए मिलता था और इतना ये रेंट पे करते थे 11,600। फिर 1 अप्रैल से, मतलब 1 दिसंबर से इन्होंने नौकरी चेंज कर ली और ये XYZ लिमिटेड कंपनी में चले गए अमृतसर। पहले दिल्ली में थे, अब अमृतसर चले गए। वहाँ पर इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई, 40,000 रुपये महीना हो गई, DA भी बढ़ गया, एचआरए भी ज़्यादा हो गया और रेंट पेड देते थे 7,600। तो हमें टैक्सेबल एचआरए निकालना है कि जो टोटल एचआरए इन्हें मिल रहा है उस पर इन्हें कितना टैक्स देना है। तो इस जैसा भी पिछले क्वेश्चन में करा था, हम स्टेटमेंट अपना बना लेते हैं। एक दिल्ली रीजन का बना लेते हैं, दिल्ली का, और एक अमृतसर का। तो पहले तो हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ एचआरए। तो पहले बेसिक पे हम निकाल लेते हैं। तो बेसिक पे देखते हैं इनकी कितनी है। ये 20,000 रुपये महीना है। यहाँ पे इन्होंने नवंबर तक काम करा है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है नेक्स्ट ईयर। तो हम जो भी कैलकुलेशन इनकम टैक्स हम जो पे करते हैं वो 12 महीने का होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। तो अब हम
1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल ईयर, ये 30 नवंबर तक करा है तो ये 8 महीने हो गए। तो यानी 8 महीने इन्होंने यहाँ नौकरी करी है और 4 महीने यहाँ, यानी कि 8 मंथ्स तो इधर रहेंगे और 4 मंथ्स की नौकरी इन्होंने यहाँ पर करी है, यानी दिसंबर से करी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 4 महीने ये, 8 महीने इधर। अब हम बेसिक पे निकाल लेते हैं, तो ये 20,000 रुपये पर मंथ है, तो 8 महीने का हम निकालेंगे। अब देखिए दूसरा मेथड भी हो सकता है, हम क्योंकि यहाँ पर सारी कैलकुलेशन उन्होंने महीने के हिसाब से दे रखी है, तो हम सारी कैलकुलेशन महीने के हिसाब से कर लें और लास्ट में जब हमारी कैलकुलेशन निकल कर आएगी तो हम उसे एनुअलाइज्ड कर सकते हैं, वार्षिक प्रणाली में उसे कन्वर्ट कर देंगे, एनुअल सिस्टम कर देंगे। तो हम चलिए इसे मंथली देके करते हैं, जिससे आपको ये भी तरीका आना चाहिए। देखिए बेसिक सैलरी इनकी 20,000 रुपये है, तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपये लिखी। हम केवल 1 महीने के हिसाब से निकाल रहे हैं और यहाँ पर इनको मिलते हैं 4। तो इसमें हमारा बेसिक पे हो गया यहाँ पर 40,000। तो ये हमारा सब चीज़ गिवन है यहाँ पे। बेसिक पे हो गया, डीए हमें दे रखा है। यहाँ पर देखें हमें जो लेना है डीए वो लेना है 30% ऑफ बेसिक पे। तो 20,000 का 30% हो गया 6,000 रुपये, लेकिन इसमें से केवल 60% ही फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से केवल 60% लेना है। तो 30% हो गया 6,000 और उसका 60%, यानी कि 20,000 रुपये का 30%, तो ये आएगा 6,000। और फिर हमें 6,000 का केवल 60% ही लेना है, तो ये हो गया 3600। तो हमें 3600 ही लेना है। जबकि दूसरी तरफ लिख रहा है 32,000 पर मंथ है, विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, यानी कि यहाँ पे पूरा 32,000 ही लेना है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे आप, तो ये आपका सैलरी आ जाएगा 23,600, 4,32,000, नहीं 40,000 है ये, तो 40, ये हो गया 72,000। तो ये हमारी सैलरी आ गई, सैलरी फॉर द पर्पज़ ऑफ, या फॉर द पर्पज़ लिख देते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ HRA एग्जेम्पशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 पॉइंट वो देखने हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इन्हें HRA कितना रिसीव्ड हुआ था। इन्हें HRA रिसीव्ड हुआ है 8,000 पर मंथ, क्योंकि हम सब चीज़ पर मंथ निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हुआ है 24,000। जो ऊपर क्वेश्चन था वो आप कॉपी कर लीजिएगा पहले वीडियो पॉज करके या बैक करके, तो आपके पास रहेगा वो करने के लिए। और जो रेंट पेड कर रहे हैं ये चीज़ हो गई 8,000। अब हमें क्वेश्चन को अपना करना है, तो यहाँ पर देखते हुए ये ध्यान देंगे आप कि HRA है और जो रेंट पेड करा है इन्होंने क्वेश्चन में, यहाँ पर हम वो 11,600 करते हैं और यहाँ पे 7,600 रुपये करते हैं। यहाँ पर ये अपना रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये हम अलग बंद कर देते हैं। अब हम अपना प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। ये तो हम कई बार देख चुके हैं। 3 पॉइंट, पहला आता है आपका HRA रिसीव्ड। HRA रिसीव्ड हुआ है हमारा 8,000 और यहाँ पर 24,000। दूसरा पॉइंट है हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो सैलरी हमने ऊपर निकाली है। तो रेंट पेड आप देखेंगे तो रेंट पे करते हैं ये 11,600 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी हम मान रहे हैं 23,600, इसका 10% हो गया 2,360, तो ये निकल कर आएगा 9,240। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रेंट पेड है इनका 7,600 माइनस 10% ऑफ सैलरी है 7,200, तो ये हो गया 400। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लिखते हैं, अब क्योंकि ये वाला पार्ट दिल्ली का है
क्योंकि पहले दिल्ली में रहते थे फिर अमृतसर, तो दिल्ली में जो हम लेते हैं वो 50% ऑफ सैलरी लेंगे, तो दिल्ली के हिसाब से हम 50% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर हमें लेना है 50% ऑफ सैलरी दिल्ली के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50% लेंगे हम 23,600 का, डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया आपका 11,800। जबकि दूसरी कंडीशन में हम लेते हैं 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी लेंगे तो यहाँ पे 40% करेंगे, सैलरी है यहाँ पर 72,000, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यह आएगा आपका 28,800। अब तीनों पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट्स में हम देखेंगे कि तीनों में सबसे कम कौन सा है। यहाँ पर 8,000 कम है, यहाँ पे ये 400 कम है, तो वो उतना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट निकल गए। तो अब हम एग्जेम्पशन देखते हैं। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8,000 और यहाँ पर आएगा 400। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, जितना हमें प्राप्त हुआ उसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट घटा देंगे। तो हमें यहाँ पे प्राप्त HRA 8,000 ही हुआ और 8,000 ही छूट गए, यानी टैक्सेबल कितना हो गया, 8,000 मिले और 8,000 ही छूट गए, तो यानी कि नील टैक्स बिल अमाउंट माना जाएगा, यानी कि कोई टैक्स हमें HRA के अमाउंट पर नहीं देना है। यहाँ पर देखें हम अमाउंट प्राप्त हुआ था 24,000 और उसमें से एग्जेम्प्ट हो गए 400 रुपये छूट गए, तो यानी कि 23,600 रुपये आपका ये टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। अगर हम एनुलाइज्ड कर ले इसे पूरे वर्ष के हिसाब से निकालें तो एनुलाइज्ड टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा हमारा, 23,600 तो 1 महीने का है, लेकिन ये अमृतसर में इन्होंने 4 महीने नौकरी करी है, तो इंटू 4 कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका 94,400 रुपीज़। तो इतने रुपए का इनको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से केवल अभी 400 रुपये छूटे और 8,000 रुपये इधर बच गए इनके, तो 8,400 एक तरीके से बच गए और इन्हें केवल टैक्स देना है 94,400 HRA के अमाउंट पर। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन करते हैं और जब हमें ये जानकारी रहती है तो हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरा प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट का, जो है डिडक्शंस अंडर 80GG। यहाँ पर क्या होता है कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमें मकान किराया भत्ता हमें मिल रहा था, हाउस रेंट अलाउंस हमें मिल रहा था, उसमें हमने छूट किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं वो हमने अभी देखा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर की तरफ से हमें कोई HRA नहीं मिलता है, या हमारा अपना बिजनेस है, हम अपना बिजनेस खुद कर रहे हैं, तो हमें तो कोई देगा नहीं ये किराया भत्ता। तो ऐसी कंडीशन में हमें, अगर हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमें किस तरह से छूट प्राप्त हो सकती है वो अब हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए जो मैंने अभी बताया, इफ यू पे रेंट फॉर एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय यू बट डू नॉट रिसीव HRA फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, यू कैन स्टिल क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। यानी कि आप किराए के मकान में तो रहते हैं लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कोई भी HRA नहीं मिलता है, तो हमें जो हम किराया दे रहे हैं उस पर हमें किस तरह से छूट मिलेगी वो हम 80GG सेक्शन में देखेंगे। इसके लिए देखिए कुछ कंडीशंस हैं। डिडक्शन लेने से पहले ये अब 3 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें। पहला, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन, यानी कि आपका खुद का अपना कारोबार है और या आप नौकरी करते हैं। दूसरी कंडीशन, आपको कोई HRA प्राप्त नहीं होता है ड्यूरिंग द ईयर, जिस वर्ष हम ये कर निर्धारण अपना कर रहे हैं, टैक्स असेसमेंट कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष में आपको कोई HRA प्राप्त नहीं हुआ है, तब आप ये 80GG में धारा में छूट प्राप्त कर सकते हैं अगर आप किराया चुका रहे हैं तो। तीसरा, यू और योर स्पाउस और योर माइनर चाइल्ड और HUF of which you are a member do not own any residential accommodation at the place where you currently reside, perform duties of office or employment or carry on business or profession। कहने का मतलब ये हुआ कि आप या आपकी पति या पत्नी
या आपका कोई चाइल्ड माइनर चाइल्ड है, या आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं, तो इनमें से किसी के पास भी कोई घर आपके नाम नहीं होना चाहिए उस जगह पर जहां पर आपका ये बिजनेस है, या आप नौकरी करते हैं, या आपका प्रोफेशन है। तो जो भी आप अपना काम कर रहे हैं उस स्थान पर, उस शहर में, उस गांव में कोई आपका अपना घर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो आगे देखते हैं, इन केस यू ओन एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस मेंशन्ड इन प्रीवियस स्लाइड, देन यू शुड नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका घर उस जगह पर तो चलो नहीं है, लेकिन और अलग जगह पर है, दूसरे शहरों में है, तो वहां पर उसको आप किराए का ही मकान दिखाएंगे, क्योंकि आप तो दूसरे शहर में रहते हैं। तो अगर आपका मकान किसी और जगह पर है तो उस मकान को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं दिखा सकते, उसको आपको किराए पर ही दिखाना पड़ेगा, वो डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। तो वहां पर आपको अगर ये 80GG की छूट लेनी है तो ये माना जाएगा कि आप किराए के मकान में रहते हैं, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, आपका पेशा है, आपका व्यापार है। और अगर आपका अपना मकान किसी दूसरे शहर में, कहीं दूसरी जगह पर है, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड फिर नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप वहां पे खुद नहीं रहते। तो ये वहां पर वो वाली जगह प्रॉपर्टी आपको किराए पर ही मानी जाएगी, डीम्ड लेट आउट माना जाएगा। ये बहुत समझने का बात है। अब डिडक्शंस कितनी मिलेगी, छूट हमें कितनी प्राप्त होगी, यहाँ पर देखें, ये आपकी कटौती मिलती है। डिडक्शन मतलब जब हमारी इनकम आती है तो उसमें हमें ये कटौती मिलती है, कटौती होती है हमारी इनकम में से। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तीनों में से जो सबसे कम होगा उतनी कटौती आपकी इनकम में से कर दी जाएगी। पहला है 5,000 रुपये महीना, अगर पूरे वर्ष आप किराए पर रह रहे हैं तो 60,000 रुपये हो गए। 25% हम अपनी आपकी जो टोटल इनकम है उसका 25% देखेंगे, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। और तीसरा, जो एक्चुअल रेंट पेड करा है आपने, उसमें से हम माइनस करेंगे 10% आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है। तो इन 3 पॉइंट को हम देखेंगे। 3 पॉइंट में जो भी सबसे कम राशि होगी वो उतनी कटौती आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो एडजस्टेड टोटल इनकम की बात हुई है वो हम कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो आपकी टोटल इनकम आ रही है तनख्वाह से, या व्यापार से, या अदर सोर्सेज से, या कैपिटल गेन से, या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, कहीं से भी अगर आपको ये इनकम प्राप्त हुई वो हमने सब जोड़ ली है। इसमें से हम माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि कोई आप पे एसेट है, कैपिटल एसेट है, जो आपने महंगी दर पर बेच दिया, फायदा कमाया। जैसे आपके पास कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, वो आपने महंगे बेच दिए, सस्ते खरीदे थे, तो जो फायदा हुआ उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अगर आपके वो 2-3 साल से ज्यादा आपने स्वामित्व में रहे हैं, आपके पास 3 साल तक रहे और उसके बाद आपने बेचे हैं, तो हम उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शेयर के केस में 1 वर्ष माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, हम शेयर्स वगैरह बेचते हैं, ये उससे रिलेटेड है। और तीसरा माइनस करेंगे अपनी टोटल इनकम में से डिडक्शंस, जो हमारी कटौतियां हैं 80C से 80U धारा तक, वो सारी माइनस करेंगे 80GG को छोड़कर, क्योंकि उसको तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं अभी। तो 80C से 80U के बीच में जितनी भी कटौतियां आपको प्राप्त हो रही हैं वो सब माइनस कर दीजिए। तो अगर ये 3 पॉइंट आपके पास है, ये तीनों आप माइनस करेंगे टोटल इनकम में से, वो जो बैलेंस बचेगा उसे हम एडजस्टेड टोटल इनकम कहेंगे, और उसको हम अपनी कटौती करते वक्त इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके हम देखिए, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा हमें। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिससे कि ये जो कटौती है 80GG की, ये हम समझ सकें कि किस तरह से हमें कटौती करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन एक हमने लिया है कि मिस्टर ए हैं, जिनकी टोटल इनकम यानी ग्रॉस टोटल इनकम है 8,22,000 रुपये, और एक ये रेंटेड हाउस में रहते हैं दिल्ली में। अब जिसके बदले ये रेंट पे करते हैं 10,000 रुपये का। अब ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन, 80D में डिडक्शन इन्हें मिलता है 10,000 का, और 80C में मिलता है 12,000 का। तो अब हमें निकालना है कि 80GG में इन्हें कितना डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जो हम वैल्यू लेते हैं, तो हमें पहले अपनी जो टोटल इनकम है कि हमें उसकी एडजस्टेड इनकम हमें लेनी है।
तो एडजस्टेड इनकम कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं पहले। जो हमारा, ये हम आंसर निकालते हैं, तो जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से, वो गिवन है 8,22,000। इसमें से मैंने आपको अभी बताया था थ्योरी में जब हम पढ़ रहे थे कि हमें कुछ डिडक्शंस इसमें से कम करने पड़ते हैं, कि कुछ अमाउंट हमें डिडक्ट करने पड़ते हैं। अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C से 80U के बीच में जो भी हैं वो माइनस करते हैं, एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि वो तो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पता ही नहीं है, हमें कैलकुलेट ही करना है अभी। तो ये माइनस कर लेते हैं। अंडर सेक्शन 80D में हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 10,000 रुपये का इनका डिडक्शन है, और अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन है इनका 12,000 का। तो ये 22,000 रुपये हम इसमें कम करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते तो वो भी हम माइनस कर लेते। तो ये बच गया 8 लाख रुपीज़। ये हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम मानी जाएगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो ये एडजस्टेड टोटल इनकम निकल कर आ गई हमारी। अब हमें क्या करना है, जो 3 पॉइंट हमने अभी थ्योरी में देखे थे वो एग्जम्प्ट हो जाते हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज डिडक्टेड। 3 पॉइंट हम देखेंगे, तीनों में जो सबसे कम पॉइंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट है ₹5,000 पर मंथ। तो पर मंथ है तो हम एनुअल ले रहे हैं, तो एनुअल कितना बैठेगा, ये ₹60,000 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हमारी अभी निकल कर आई है 8 लाख। तो 8 लाख का हम 25% निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा ₹2 लाख। और तीसरा पॉइंट है हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो रेंट पेड क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 रुपये पे करते हैं, क्योंकि वो हम पर मंथ मान रहे हैं, 10,000 रुपये पर मंथ है, तो ये 10,000 रेंट पे करते हैं इंटू 12 कर लेते हैं, और माइनस किसे करना है हमें, 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। एडजस्टेड इनकम 8 लाख निकाली है, उसका 10%। तो ये 2 आइटम आ गए, इसमें से माइनस कर लीजिए। 1,20,000 माइनस 80,000, तो ये आ गया 40,000 रुपीज़। इन तीनों में जो सबसे कम है 40,000 हमारा कम है, तो हमारा डिडक्शन कितना होगा, डिडक्टेबल अमाउंट हम लिख लेते हैं अंडर सेक्शन 80GG इज इक्वल टू ₹40,000। ये हमारा डिडक्शन आ गया। अब हमें जो टोटल इनकम होगी, जब इनकम टैक्स का हम रिटर्न भरते हैं, तो उसमें ये 40,000 रुपीज़ कम हो जाएंगे डिडक्शन के नाम पर 80GG में। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को दोबारा देखें, अगर समझ में ना आए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।